Hello everyone, my name is Manju Saraswat. In this week, we will study history, the third chapter, Nationalism in India. In the first week of August, we are going to study nationalism in India. Yes, as we know, in the August month, we all celebrate Independence Day on 15 August. So that is the right time to know about the struggle for freedom. Yes, students, Britishers ruled over 200 years. But here we have taken period of 1914 to 1932. Students, nationalism is a feeling of intense love and patriotism for the country. In India, the feeling of nationalism is connected to the anti colonial struggle, the basic colonial character of the British rule and its harmful impact on the lives of the Indian people led to the rise and development of a powerful anti imperialist movement in India. This chapter we will study in two parts. In first part, we will know about the impact of First World War, the idea of Satyagrah, Rowlatt Act, Jallianwala Bagh massacre in the first video. In the second video, we will know about the Khilafat movement, why NCM and NCM in towns. And in third video, we will know a rebellion in countryside and Swaraj in plantations. And in second video, second part, we will know towards civil disobedience, the Salt March and the civil disobedience. How participants saw the movement, limits of the CDM, and sense of collective belonging. This second part we will study in the next week. So, in the first week, we are going to know about the impact of First World War. पार्ट वन में जो हम फर्स्ट टॉपिक इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो क्या है कि इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द आइडिया ऑफ द सत्याग्रह। एंड इसमें आप देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम 1914 से स्टार्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये आपने जो प्रीवियस चैप्टर जो पढ़ा हुआ है, जो आपने पढ़ा था ना कि नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें हमने बाल्कन का इशू किया, डिस्कस किया था। तो उसमें आपको याद होगा कि हमने आपको ये बताया था कि यहाँ से जो पावर्स के अंदर जो इम्पीरियलिज्म की जो फीलिंग आई थी, है ना, और जो एक दूसरे के लिए वो वॉर के लिए तुरंत तैयार थे, है ना, तो जो अपनी अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करने के लिए वो एकदम वॉर के लिए जो तैयार रहते थे, तो वहाँ पर ऐसे तो खैर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बहुत सारे रीजंस थे, है ना। तो लेकिन ये जो मेन था, ये जो आपस में टेरिटरीज को बढ़ा रहे थे, एक्सपेंड कर रहे थे, और जो इम्पीरियलिज्म की जो फीलिंग थी उनके अंदर, तो ये सब चीज़ें जो बढ़ती जा रही थी, है ना, वो कहीं ना कहीं जो थे इसके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रीज़न थे। लेकिन यहाँ पर हम ये जो टॉपिक है फिर दूसरा डायरेक्शन ले लेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ जो हम देखते हैं, हम इसके इम्पैक्ट के बारे में स्टार्टिंग करते हैं कि जो इंडिया पर इसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट पड़ा, यहाँ सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इसका क्या इम्पैक्ट था, और जो सत्याग्रह है वो क्या आइडिया है, कौन लेकर आया, इस सब को लेकर हम चर्चा करते हैं यहाँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। इंडिया में जो इसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या क्या हुआ, तो इसको सबसे पहले देखेंगे कि द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। किस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई थी कि इट लेड अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। भाई जो डिफेंस का जो खर्चा था, ये यानी कि जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ये इस समय क्या करती जा रही थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था डिफेंस को लेके।
वॉर लोन के नाम पे जो भी कुछ जो था वॉर के लिए जो लोन लिए जा रहे थे, उसकी वजह से क्या कर दिया गया था, लोगों के ऊपर टैक्सेस को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई, इनकम टैक्स भी इस टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया था, और जो लोगों के लिए इस समय बड़ी मुश्किल आई थी कि प्राइस बढ़ा दिए गए थे। क्या कर दिए गए थे, प्राइस जो थे वो बढ़ा दिए गए थे। कि जैसे भाई देखो क्रॉप फेलियर हो गया तो फूड शॉर्टेज था, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई लोगों के लिए जो था वो चीज़ें जो परचेज करना बड़ा मुश्किल हो गया था, टैक्सेशन बढ़ा दिया गया था, कर दिया गया था, है ना। तो इस टाइम पे प्राइस राइज का भी एक इशू रहा, और लोगों के लिए, कॉमन पीपल के लिए बहुत ज़्यादा हार्डशिप हो गई, लाइफ सर्वाइवल उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ठीक है, और जो था कि गांव से ज़्यादातर जो लोग गांव थे उस टाइम पर, जो गांव थे वो ये किसके लिए केवल जो था फोर्स रिक्रूटमेंट के लिए जाने जाते थे, कि वहाँ से जो है अच्छी पर्सनैलिटी के जो लोग थे, बंदे थे, उनको फोर्सफुली जो है किसमें, आर्मी में रिक्रूट किया जाता था। ठीक है, चाहे उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स की टेक केयर करने के लिए कोई है या नहीं है, उनका छोटा सा जो ज़मीन का टुकड़ा है उसको देखने के लिए कोई है या नहीं है, लेकिन फोर्सफुली रिक्रूटमेंट हुआ करता था उस टाइम पे। तो ये जो रीज़न था, ये भी रूरल एरिया में जो लोगों के अंदर गुस्से का एक बहुत बड़ा रीज़न था। और जो फूड शॉर्टेज, यानी कि उस टाइम पर क्या हुआ था कि ड्रॉट की वजह से क्रॉप फेलियर भी हुआ था, और जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हुई थी, है ना। तो ये एक फिमाइन की वजह से, यानी फूड शॉर्टेज की वजह से, एज यू नो कि ये क्या फिमाइन होता है, तो फिमाइन की वजह से भी लोग, और एक महामारी उस टाइम पे फैल गई थी। तो आप देखेंगे कि 12 to 13 मिलियन पीपल जो थे उसका फेमाइन और एपिडेमिक की वजह से लगभग मारे गए थे, है ना। तो यहाँ देखेंगे कि इतने जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, जो लोगों को कंडीशंस फेस करनी पड़ रही थी, तो इस समय लोगों को क्या उम्मीद लग रही थी कि भाई कोई एक ऐसा बंदा आएगा जो कि उनको, ये कोई एक ऐसा लीडर आएगा जो कि उनको इन सारे स्ट्रगल से, मुश्किलों से निकालेगा। तो ऐसा उनको कौन लगा कि भाई यहाँ पर देखेंगे आप कि जो महात्मा गांधी को लोगों ने कुछ इसी तरीके से देखा। तो हम महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं कि आपको पता है कि जो 9th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो अफ्रीका में उन्होंने नॉन वायलेंस को लेकर, वहाँ पर जो रेसिज्म को लेकर जो फाइट की थी, है ना। तो वो आप देखेंगे कि भाई नॉन वायलेंस के साथ उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर स्ट्रगल किया था, कलर्ड पीपल एंड जो ब्लैक्स के साथ जो ट्रीटमेंट किया जाता था वाइट्स के द्वारा। तो वो सारी चीज़ें आप 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो गांधी जी वहाँ से लौटे थे 1915 को, जनवरी 1915 को गांधी जी वहाँ से लौटे, और अपने साथ एक आइडिया लेकर आए थे। वो कौन सा आइडिया था, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो ये सत्याग्रह का आइडिया है क्या, तो इसमें क्या है कि ये जो सत्याग्रह का आइडिया है ये जोर देता है किस पर, सच की ताकत पर, ट्रुथ ऑफ द पावर ऑफ द ट्रुथ पर, है ना। नीड टू सर्च फॉर द ट्रुथ, सत्य की खोज पर, सत्य की ताकत पर जोर देता है ये सत्याग्रह। ये इसमें आप देखेंगे कि ऐसा विश्वास है, ऐसा मत है, ऐसा माना जाता है कि अगर आप जैसे कि सच है, यदि कारण जो है कॉज वॉज ट्रू, इफ़ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, और जो स्ट्रगल है वो किसके खिलाफ है, इनजस्टिस के खिलाफ है, फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फिजिकल फोर्स जो है, किसी से ज़बरदस्ती लड़ना भिड़ना जो है बहुत ज़्यादा क्या नहीं है, नेसेसरी नहीं है। यानी कि जो दबाने वाला है, जो ऑपरेसर है, उससे आपको फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत काम होकर आप जो है अपने सत्य पर जोर दे सकते हैं, ट्रुथ पर जोर देते हुए आप जो है उनको जो आप क्या कर सकते हैं कि भाई वो भी व्यक्ति सर्च ऑफ ट्रुथ पर फोकस करे, है ना। तो विदाउट सीइंग वेगेंस ऑफ द बीइंग एग्रेसिव, a satyagrahi could win the battle through non-violence. This could be done by appealing to conscience of the oppressor. People, including the oppressor, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the
यूज़ ऑफ वायलेंस। और ये जो स्ट्रगल है, ट्रुथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम्फ, है ना, ये तो हम सभी जानते ही हैं। और गांधी जी का जो मानना था वो क्या था कि दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट द ऑल इंडियन। उनका मानना था कि भाई ये जो सत्याग्रह का ये जो धर्म है अहिंसा का, ये लोगों को क्या करेगा, आपस में यूनाइट करेगा। तो आपको बिना एग्रेसिव हुए एक सत्याग्रही को क्या करना है, नॉन वायलेंस के थ्रू फाइट करनी है, और वो नॉन वायलेंस के थ्रू ही क्या करेगा, जीतेगा। तो भाई ये सत्याग्रह का जो आइडिया था वो कौन लेकर आया था, वो गांधी जी लेकर आए थे। वो 1950 में अफ्रीका से लौटे थे। ठीक है, तो अब 1950 में लौटने के बाद ही 1916 में इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह मूवमेंट किया। ये छोटे छोटे 3 मूवमेंट है ना गांधी जी के, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये आपके मैप में भी आ जाते हैं और ये जो है एक क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तो जो गांधी जी ने 3 अर्लियर मूवमेंट किए थे, यानी कि 1915 में तो वो लौट कर आए। अब 1916 में उन्होंने चंपारण में, बिहार में मूवमेंट किया, और यहाँ पर जो दूसरा मूवमेंट है वो 1916 में किया, खेड़ा इन गुजरात में। और जो थर्ड है मूवमेंट इन अहमदाबाद, वो 1918 में हुआ। तो आप एक अल्फ़ाबेटिकली भी अगर इसको ट्रिक के तौर पे अगर आप लर्न करते हैं तो CKM करके आप लर्न कर सकते हैं। CKM 16, 17, 18, एंड दैट इज़ वेरी इजी टू लर्न। ओके, तो सबसे पहले हम चंपारण इन बिहार, यहाँ पर हम देखेंगे कि गांधी जी ने क्या किया था। एक्चुअली ना डायरेक्टली वो करने की बजाय गांधी जी के मूवमेंट जो थे वो इसमें गांधी जी ने सपोर्ट किया था। तो गांधी जी ने क्या किया था, यहाँ पर पीसेंट्स को इंस्पायर किया था कि वो जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम है उसके खिलाफ वो क्या करें, वो आवाज़ उठाएं, वो स्ट्रगल करें, क्योंकि ये जो प्लांटेशन सिस्टम था ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस सिस्टम में जो फार्मर्स थे वो बाउंडेड थे, कैसे, एक ऐसे लॉ से बंधे हुए थे जिसमें कि उनको क्या करना था, इंडिगो प्लांटेशन करना था अपने लैंड पे। और ये इंडिगो प्लांटेशन का क्या था कि फिर जो ज़मीन थी वो किसी दूसरी खेती के लायक नहीं रह जाती थी। तो ब्रिटिशर्स जो थे, प्लांटर्स एट द प्राइस फिक्स्ड बाय देम, और प्लांटर्स के जो प्राइस थे ब्रिटिशर्स ने फिक्स कर रखे थे, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने, वो जो फार्मर्स थे वो क्या करते थे, वो इसका विरोध करते थे। तो गांधी जी वॉज वन ऑफ इट्स मेंबर। गांधी जी हैड लिटिल डिफिकल्टी इन कन्विंसिंग द कमीशन दैट द प्लांटेशन सिस्टम शुड बी एबॉलिश्ड। एंड जो पीजेंट्स थे, है ना, वो भी क्या भाई इसको क्या कर रहे थे, वो इसका अपोज कर रहे थे। और जैसे कि कुछ भाई डिकेड्स के बाद भी प्लांटर्स जो थे लेफ्ट द डिस्ट्रिक्ट, और कुछ प्लांटर्स ने वो डिस्ट्रिक्ट लेफ्ट कर रहे थे। दे वर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ड्यू टू दिस। सो इसमें उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने पीजेंट्स जो प्लांटेशन के वो थे, मजदूर थे, यहाँ पर पीजेंट जो थे, उन्होंने क्या किया, उनको इंस्पायर किया कि वो इसके ऑपरेसिव सिस्टम के खिलाफ, प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ वो आवाज़ उठाएं। अब गांधी जी 1917 में उन्होंने गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी एक सत्याग्रह मूवमेंट को सपोर्ट किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ के जो पीजेंट्स थे, ठीक है, वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के, वो जो थे क्रॉप फेलियर से परेशान थे। क्रॉप फेलियर से क्योंकि क्रॉप फेलियर के कारण क्या हो गया था, फूड शॉर्टेज हो गई थी, जो प्रोडक्शन था उनका वो बहुत कम हुआ था। तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वो जो रेवेन्यूज़ थे, भाई रेवेन्यूज़ क्या थे, वो उस टाइम पर गवर्नमेंट के क्या थे, सोर्स ऑफ इनकम थे। तो अब उनके लिए जो था मुश्किल हो रहा था पेजेंट्स के लिए देना। तो वो चाहते थे कि उस टाइम पर उनके जो रेवेन्यूज़ हैं उनको या तो कम कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए, है ना। तो इसके लिए वो गवर्नमेंट जो थी उस टाइम पे वो क्या नहीं थी, एग्री नहीं थी। तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ा, मूवमेंट करना पड़ा, एंड गांधी जी सपोर्टेड इट। मूवमेंट इन अहमदाबाद, दैट इज़ द थर्ड वन, जो ये इनका तीसरा 1918 का मूवमेंट है। और गांधी जी जो थे वो अहमदाबाद गए और उन्होंने ये मूवमेंट जो था ऑर्गेनाइज़ किया था। यहाँ पर कॉटन मिल वर्कर्स के द्वारा ये मूवमेंट किया गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ था
कि जो गांधी जी थे उन्होंने क्या किया था कि जो लोगों के टेक्सटाइल वर्कर्स जो थे वहाँ पर उनको ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह मूवमेंट के लिए। तो मिल ओनर्स जो थे अवॉर्डेड अ 35% इंक्रीज दैट द वर्कर्स हैड डिमांडेड। फाइनली द स्ट्राइक वॉज विदड्रॉन, है ना। यहाँ पर ये इनके मूवमेंट जो थे वो जो थे सक्सेसफुल रहे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि गांधी जी के जो 3 अर्लियर मूवमेंट थे ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। मैंने आपको बताया चंपारण, खेड़ा एंड मूवमेंट इन अहमदाबाद को हम अल्फ़ाबेटिकली लगा सकते हैं और ये लर्न करने के लिए बहुत इजी ट्रिक रहेगी आपकी, ठीक है। और ये मैप में भी पूछा जाता है और ये जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन की तरह भी आता है। तो चंपारण इन बिहार जो मूवमेंट हुआ है वो जो था वो इंडिगो पीजेंट्स के द्वारा किया गया था। खेड़ा में जो किया गया है ये रेवेन्यूज के रिलैक्सेशन के लिए पीजेंट्स के द्वारा किया गया है। और अहमदाबाद में जो मूवमेंट किया गया है वो कॉटन मिल वर्कर्स के द्वारा किया गया है फॉर देयर वेजेस, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से ये जो मूवमेंट थे गांधी जी के 3 अर्लियर मूवमेंट ये सक्सेसफुल रहे। तो अब इसके बाद गांधी जी क्या हुए भाई, और ज़्यादा इंस्पायर हुए छोटी सी सक्सेस मिलने से। अब वो बड़े लेवल पे मूवमेंट करना चाहते थे, है ना। तो अब यहाँ पर वो कंट्री वाइड जो सत्याग्रह करना चाहते थे, जो क्योंकि रिप्रेसिव जो रॉलेट एक्ट आ चुका था 1919 में। तो भाई ये रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट जो था ये जो एक्ट पास किया गया था, है ना, तो ये किसके द्वारा एक्ट पास किया गया था? ये एक इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा ये एक्ट पास किया गया था, है ना। तो यूनाइटेड अपोरिया, जबकि जो इंडियन कम्युनिटी ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। तो अब रॉलेट एक्ट जो था इसने गवर्नमेंट को क्या कर दिया, इसने गवर्नमेंट को एनॉर्मस पावर दे दी थी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस करने के लिए। और गवर्नमेंट को ये परमिशन भी दे दी थी कि वो क्या कर सकते हैं, बिना किसी ट्रायल के वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो है जेल में डाल सकते हैं, है ना। तो ये जो पावर ज़बरदस्ती जो लोगों को वो 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे, ठीक है। और क्या कर सकते थे कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये लेजिस्लेटिव काउंसिल ने ये जो था एक्ट पास किया था। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि ये किसके द्वारा ये जो था एक्ट किसने ये पास किया था, है ना। तो ये आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। और ये किसने इसका अपोजिशन किया था, ये इतना नीडेड भी नहीं है कि ये किसने इसका अपोजिशन किया, लेकिन ये किसके द्वारा फॉर्म किया गया था इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखें, ठीक है। और ये इसके जो 2 फीचर हैं, ये 2 फीचर्स जो हैं इनको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद जो रॉलेट एक्ट है, ये तो भाई बात हो गई रॉलेट एक्ट की कि ये कब हमारा ये 1919 की बात है, 1919 में पास हुआ, किसने फॉर्म किया, इसके क्या फीचर्स थे। अब इसमें गांधी जी का रोल क्या रहा और इस रॉलेट एक्ट का इम्पैक्ट क्या रहा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि महात्मा गांधी जो थे वो क्या चाहते थे नॉन वायलेंट CDM, ठीक है। इस तरीके का जो अनजस्ट लॉ था कि भाई ज़बरदस्ती किसी को जेल में डाल देना और रिप्रेसिव पॉलिसीज़ अपना रहे थे, तो वो इस जो लॉ के ख़िलाफ़ क्या मूवमेंट करना चाहते थे। और 6 अप्रैल को क्या डिसाइडेड था कि डेट भी फिक्स थी कि वो इसको जो है सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। और इसमें क्या रहेगा, बाय फास्टिंग और प्रेयर ये जो है हड़ताल जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें इसका इम्पैक्ट क्या रहा, इसमें भाई शॉप्स और वर्कशॉप जो थी वो क्लोज कर दी गई। लोकल लीडर्स इन अमृतसर, अब ये जब चीज़ें स्टार्ट हो गई तो लोकल लीडर्स जो थे अमृतसर के उनको अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि जो रैलीज ऑर्गेनाइज की जा रही थी अलग अलग शहरों में, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी, शॉप्स को बंद कर दिया गया था। और जो अलार्म बाय द पॉपुलर अफसर और ब्रिटिश जो थी गवर्नमेंट जो थी उसने क्या किया, डिसाइड टू क्लैम्प डाउन ऑन द नेशनलिस्ट। पंजाब में क्या किया गया था कि भाई इस तरीके की जो फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहे थे, रिप्रेशन हो रहे थे, है ना, उस पर स्ट्रांगली जो था रिएक्ट करना शुरू कर दिया था। अमृतसर एंड लाहौर में सिचुएशन कैसी हो गई थी,
बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गई थी। और गांधी जी ट्राइड टू गो टू पंजाब टू हेल्प द पीपल, बट द गवर्नमेंट सेंट हिम बैक टू द बॉम्बे, है ना। एंड अमृतसर में क्या हुआ था कि 10 अप्रैल को 2 लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। ऑन द सेम डे पुलिस ने क्या कर दी थी, पीसफुल पोजीशन पे फायर करना शुरू कर दिया। And this provoked the common masses. Now the people took to a retaliatory action, and they attacked the town hall and post office and telegraph wires, ये सबको उन्होंने तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। एंड द आर्मी वॉज कॉल्ड इन, और क्या कर लिया गया भाई, आर्मी को बुलाया गया। जनरल डायर के हाथों में पावर सौंप दी गई थी। और लास्ट में क्या, इमीडिएटली बहुत जल्दबाजी में जो था वहाँ पे मार्शल लॉ वो इम्पोज कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो था जो इनके रोलेट एक्ट के खिलाफ जो इनका उन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट करने की कोशिश की, उन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को किस तरीके से दबाया जाने लगा, उसी का ये जो था इम्पैक्ट ये था कि मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया था अमृतसर में। अब वहीं आप देखेंगे कि जलियांवाला जो मैसरी है वो भी इसी से रिलेटेड है। क्यों ये घटना हुई, क्योंकि ये 13 अप्रैल को ना वहाँ पर क्या वो लगा करता था बैसाखी फेयर। ठीक है, तो अमृतसर में तो यहाँ हम देखेंगे कि जब मार्शल लॉ इम्पोज किया गया था ना, तो उसके बाद जो था वहाँ पर जलियांवाला बाग में बहुत एक भीड़ इकट्ठी हुई थी। तो इस यहाँ पर क्योंकि कुछ लोग तो जो थे गवर्नमेंट के जो रिप्रेसिव मेजर्स थे उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन बाकी के जो लोग थे वो बैसाखी फेयर, जो एनुअल बैसाखी फेयर हुआ करता था, उसको अटेंड करने के लिए आए हुए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ लोग इनोसेंट पीपल, बहुत सारे जो थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, है ना, बुजुर्ग थे, वो सभी लोग बैसाखी फेयर को अटेंड करने के लिए आए हुए थे। लेकिन जैसा कि हमें पता है मार्शल लॉ में गैदरिंग तो जो थी वो परमिटेड नहीं होती है, अलाउड नहीं होती है। तो जनरल डायर केम देयर, जनरल डायर वहाँ आया, एंड सडनली डायर ओपन फायर ऑन द एनक्लोज्ड दैट एरिया। वो जो था वो एक एनक्लोज्ड एरिया था, है ना, पीपल, और वहाँ पर हज़ारों लोग, इनोसेंट लोगों को मार दिया गया, उनके ऊपर फायरिंग कर दी गई। एज द न्यूज़ ऑफ द इंसिडेंट स्प्रेड, एंगर्ड पीपल टुक टू द स्ट्रीट्स, गलियों में उतर आए लोग उसका विरोध करने के लिए कि उसने जो किया इनोसेंट पीपल के ऊपर, जिस तरीके से उसने उनकी किलिंग की है, उनको मारा है, उनको ऊपर फायरिंग की है, और इस तरीके से लोगों में और पुलिस में बहुत ज़्यादा जो क्लैशेस बढ़ गए थे, बिल्डिंग्स पर अटैक किया गया था। और फिर लास्ट में क्या हुआ, ये सारी इसको वायलेंस को देखते हुए गांधी जी ने अपना जो मूवमेंट था वो कॉल्ड ऑफ कर दिया था। तो जलियांवाला जो बाग का जो इंसिडेंट था वो हम सभी लोग बहुत पहले से जानते हैं कि वो एनक्लोज्ड एरिया था। कितने लोगों को, इनोसेंट पीपल को वहाँ जनरल डायर ने ज़बरदस्ती, और उसको इसके ऊपर कोई जो था अफसोस भी नहीं था, गिल्ट भी नहीं था, है ना। उसको लगा कि ये उसने पीसफुल जो मैनर एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए ऐसा किया। लेकिन ये जो न्यूज़ थी, ये जैसे ही न्यूज़ जो थी गलियों में फैली, तो वहाँ बहुत सारे लोग गलियों में, टाउन्स में निकल आए, एंड देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस and attacks on the government buildings, and the government responded with brutal repression, and people were flogged and villages were bombed, as you are seeing in the picture। ये वो जो सीन था रियली बहुत ज़्यादा जो था ऐसा सीन था कि पूरी जो कंट्री था वहाँ पर उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई इस गवर्नमेंट के एक्शन को लेकर। अब ये जो था इस सब को देखते हुए गांधी जी ने उस समय तो इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया, बट गांधी जी ने ये सोचा कि अब जो वो मूवमेंट करेंगे, वो मूवमेंट वो पूरा जो है ऐसा करेंगे कि जिसमें कंट्री वाइड करें, जिसमें ना ही कोई हिंदू हो ना कोई मुसलमान हो, सब लोग मिलकर करें। वो एक बहुत बड़े लेवल पे अब मूवमेंट करना चाहते थे। ठीक है, तो अब ये जो मूवमेंट था दैट वाज खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। सो वी विल स्टडी in the next video, we will discuss in the next video, so keep watching and thank you